हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें अगर हमको मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट अप्लाई करना है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, कौन सी वेबसाइट है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि हमको किस तरीके से वो प्रोजेक्ट को बनाना है और उसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप गूगल में सिंपल सी कॉस्ट लिख दीजिए अगर आपको नहीं पता है उसकी वेबसाइट। तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ही ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिख रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे और इसी में देखिए यहाँ पर मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखेगी, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रायपुर। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो वहां पर आपको आपके स्टेट की काउंसिल जरूर दिखेगी। ये अभी हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर है होम, अबाउट अस, फिर सर्विसेज और यहाँ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में आप यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ रिसर्च सेंटर है जो कि लैबोरेटरी से रिलेटेड है। अब हमको अभी देखना है मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट, तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशनल सेल में जाएंगे और ये मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। इसमें लिखा हुआ है मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ये अलग अलग ब्रांचेस के लिए होता है। ब्रॉड डिसिप्लिन्स दी हुई हैं, लाइफ साइंसेज है, इंजीनियरिंग साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, केमिकल साइंसेज है, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज, सोशल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज। अब आप इसमें यहाँ पर जाएंगे तो देखिए तीन चीजें दी हैं। पहला दिया है रिवाइज्ड प्रोफार्मा फॉर मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट, दूसरा दिया है रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट प्रपोजल, तीसरा है फॉर्मेट एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट और उसके नीचे है प्रीवियस ईयर्स की सैंक्शनड प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले हम इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स। ओके, तो इसमें आप क्या देखते हैं, बैकग्राउंड दिया हुआ है और इसमें ये क्या कह रहे हैं कि किसको सपोर्ट करते हैं ये प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस, इनको ये सपोर्ट करते हैं। ओके, और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हमारे सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है वो भी इसमें देखा जाता है। तो अब जैसे लाइफ साइंसेज हैं, इसमें एनिमल साइंसेज, एग्रीकल्चर, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हेल्थ साइंसेज, प्लांट साइंसेज, अप्लाइड लाइफ साइंसेज, इन सबको दिया जाता है। उसी तरीके से केमिकल साइंसेज है, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल, इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक, सोशल साइंस, अदर अप्लाइड साइंसेज हैं। इसमें 1 से लेके 3 इयर्स तक के प्रोजेक्ट हम डाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। के बाद यहाँ पर और क्या है, जो इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हो सकते हैं। कॉलेजेस जो है रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए इनमें से किसी से भी, आइदर यूजीसी, एआईसीटी, आईसीएमआर, एमसीआई, आईसीआर और एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग अथॉरिटी। जैसे फार्मेसी है तो वो अगर पीसीआई से अप्रूव्ड है तो वो लोग भी डाल सकते हैं। फिर और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो परमानेंट साइंटिस्ट हैं या एकेडमिशियंस हैं इंस्टीट्यूट के, वो यहाँ पर डाल सकते हैं जिनके की इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज है फॉर कंडक्टिंग द प्रपोज्ड रिसर्च। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर शुड हैव डॉक्टरेट डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, पीएचडी होना जरूरी है, एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रपोज्ड स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब जो प्रोजेक्ट आप डाल रहे हैं उसमें only one project will be considered for approval for financial assistance of one principal investigator of the organization at a time. ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि आपको जो सीजी कॉस्ट का जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है उसी में आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पीआई होंगे, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे, वही रेस्पॉन्सिबल होंगे पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। प्रपोजल जो है वो अप टू 3 इयर्स के ड्यूरेशन का होगा और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्यान रखना है कि सारे रिलेटेड जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम बनाते रहें। जैसे कि आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, ईयरली रिपोर्ट्स ये लोग सबमिट करवाते हैं, वो सब
उसके बाद जो पैसा जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। फिर आगे ये कह रहे हैं कि जो प्रपोजल्स आप सबमिट करेंगे वो एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स होगी, वो उसको इवैल्यूएट करेंगे, स्क्रीन करेंगे, उसके बाद ही आपको मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज और कह रहे हैं कि नो मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट, सेमिनार, सिंपोजिया, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा under its R&D scheme shall be sanctioned to the principal investigator or organization unless utilization certificate or statement of expenditure of previously sanctioned project are not submitted। मतलब अगर आप उसको टाइम से यूटिलाइजेशन नहीं सबमिट करते हैं तो आपको नेक्स्ट कोई भी ग्रांट नहीं मिलेगी। अगर आप एक प्रोजेक्ट फेलो रखना चाहते हैं तो उनको आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, कैमरा, सॉफ्टवेयर, ये सब प्रोजेक्ट में वो परचेज करने के लिए नहीं देंगे। और जो इक्विपमेंट है जो भी आप इसमें परचेज करते हैं सी कॉस्ट के प्रोजेक्ट में, बाद में वो होस्ट इंस्टीट्यूशन का हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने ट्रैवलिंग अलाउंस के हेड में अगर आपने कुछ भी पैसा डाला है तो वो उसी पर्पस के लिए ही आपको प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड जो फील्ड वर्क होते हैं, सर्वेज होते हैं, सैंपल कलेक्शन, टेक्निकल एडवाइस, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। उस पैसे को आप सेमिनार, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वगैरह अटेंड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगना होगा। तो एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको सबमिट करनी है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है। मिड टर्म अप्रेजल सबमिट होगा। और इसमें ये कह रहा है कि पीआई जो है उनको बिल्कुल रेगुलरली सब चीज़ें करनी है, टाइमली कंप्लीट करना है, ड्यूली ऑडिटेड अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उनको सबमिट करनी है ऑडिट रिपोर्ट्स, और फाइनल रिपोर्ट जो है वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो पीआई है उनको सबमिट करना है। तो ये तो था आपका एक गाइडलाइंस। अब हम बात करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे, ये है आपका फॉर्मेट। तो इसमें ये बोल रहा है टू बी सबमिटेड इन 6 कॉपीज। 6 कॉपीज में आपको ये बनाना है। मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। इसमें सेक्शन ए है, उसमें आपको नेम लिखना है एप्लीकेंट या इन्वेस्टिगेटर्स का। पीआई को पीआई भी हो सकते हैं यहाँ पर, उनका नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट लिखना है। फिर आपका जो प्रपोजल है उसका टाइटल लिखना है, एरिया लिखना है कि कौन से फील्ड का है। जैसे वहाँ भी हमने डिसिप्लिन की बात की थी, कौन से डिसिप्लिन में आएगा ये। पूरा पीरियड रिक्वायर्ड, मतलब कितने साल के लिए आप ये प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आता है ग्रांट का ब्रेकअप, या आप बजट बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले होता है नॉन रिकरिंग, फिर आएगा रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में जनरली फिक्स्ड जो खर्चे होते हैं, लाइक इक्विपमेंट्स अगर आपको कोई चाहिए, इसमें आप ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम 1 लाख का ही आप इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए भी आपको इक्विपमेंट का नेम लिखना होगा, स्पेसिफिकेशंस मतलब मॉडल मेक लिखना है, कितने यूनिट्स मतलब 1 चाहिए, 2 चाहिए, और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके लिए आपको करंट कोटेशंस मंगवानी होंगी और वहां से आपको ये कॉस्ट लिखना है। रेकरिंग क्या होता है? रेकरिंग मतलब जो खर्च होता जाता है। तो इसमें आता है सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट फेलो, तो ये आप ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से दे सकते हैं। और अगर आपको एक फील्ड असिस्टेंट चाहिए तो वो ₹5,000 पर मंथ के हिसाब से आप ले सकते हैं। 3 इयर्स का अगर प्रोजेक्ट है तो एवरी 3 ईयर में कितना लगेगा वो यहाँ आपको लिखना है। कंटिजेंसीज क्या होती हैं? इसमें आता है केमिकल ग्लासवेयर, और इसके अलावा और भी अगर आपको कोई किट चाहिए, केमिकल की किट चाहिए, वो सब भी इसमें आएगा। फिर स्टेशनरी बुक्स और रीप्रिंट्स, तो ये आप समझ ही रहे हैं, रीप्रिंट मतलब फोटोकॉपीज कई बार हमको करानी होती है। फिर टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आपको फील्ड वर्क के लिए चाहिए, कुछ पेट्रोल लगता है तो वो इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप कुछ ट्रेनिंग या अवेयरनेस कैंप करेंगे इससे रिलेटेड तो उसका अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ लगता है, जैसे कि अब हम लोग फार्मेसी वाले हैं तो हम कुछ स्टडीज बाहर से कराते हैं तो हम उसको डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर टोटल बजट में हमको ये जो दोनों सेक्शंस हैं, ये ए और बी दोनों को ऐड करना है और यहाँ पर टोटल बजट आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम लिमिट 5 लाख है, तो 5 लाख के अंदर का ही प्रोजेक्ट होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ कंटिजेंसी में ये कह रहे हैं कि आपको स्पेसिफाई करना है पूरा डिटेल में कि आप उसको कहाँ यूज करेंगे।
यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट फॉर इक्विपमेंट में क्या बोल रहे हैं ये, जेनेरिक नेम देना है इक्विपमेंट का अलॉन्ग विथ मेक एंड मॉडल एंड इट्स यूज इन द कंटेक्स्ट, मतलब जस्टिफिकेशन देना है कि क्यों आप ये इंस्ट्रूमेंट को इसमें परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है और नीचे यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इधर उनका सिग्नेचर होगा और साथ में ही यहाँ पर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का सिग्नेचर और सील होगा। इसके बाद आते हैं डिटेल रिसर्च प्रपोजल में। ये हमको एक फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना है। टाइटल होगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव में बेसिकली क्या लिखा जाता है कि ये प्रॉब्लम, इसकी स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्यों हम ये काम को कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, अबाउट 150 वर्ड्स। उसके बाद आता है डिटेल रिसर्च प्लान। इसके लिए लिमिट है 1500 वर्ड्स की। इसमें आपको प्रेजेंट नॉलेज देना है, मतलब बैकग्राउंड देखा जाए तो जो हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, रेलेवेंट बिब्लियोग्राफी, और हाईलाइट करने हैं गैप इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब क्या ग्लोबल सिनेरियो है, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। फिर अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रिलिमिनरी वर्क अगर किया है तो वो आपको बताना है। फिर हमारा प्लान ऑफ रिसर्च वर्क होगा, स्टडी डिज़ाइन होगी, कैसे हम इस काम को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देना है कि क्यों हम ये काम को साइंटिफिकली करना चाहते हैं, क्या उसका एक तरीके से आउटकम जो है वो उसमें आएगा 250 वर्ड्स में। उसके बाद फेजेस में हमको यहाँ पर लिखना है कि पायलट स्टडी क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, डेटा प्रोसेसिंग क्या है। फिर आता है मेथड्स प्रपोज टू बी फॉलोड फॉर अंडरटेकिंग द स्टडी, मतलब इसमें पूरा मेथोडोलॉजी आएगा। फिर है जस्टिफिकेशन विद द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पर आपको पूरा डिटेल जो है उसमें जैसे कि लाइक साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल या रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब एक तरीके से ये कि कैसे हमारे सोसाइटी के लिए या हमारे मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, उसका कैसे रिलेवेंस है उसकी हमारे स्टेट के लोगों के लिए, तो वो 300 वर्ड्स में आएगा। फिर हमको जस्टिफाई और क्या क्या करना है, इनोवेशन, मतलब क्या नोवेल्टी है, क्या इनोवेशन है आपके वर्क में, कैपेसिटी बिल्डिंग या रिसर्च इसमें कैसे डेवलप हो रही है, प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है उसके एप्लीकेशंस की, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। लास्ट में अंडरटेकिंग देना है कि आपने पूरी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ ली हैं। इसमें सिग्नेचर आएगा, नेम, डेजिग्नेशन, डेट, और साथ ही साथ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का भी सिग्नेचर और सील आएगा। इसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स अटैच्ड होते हैं, लाइक जो पीआई का सर्टिफिकेट है। मेन इसमें वो ये बोलना चाहते हैं कि आपने इसी प्रोजेक्ट को कहीं और सबमिट तो नहीं किया है, जो इक्विपमेंट आप परचेज करेंगे वो सभी के लिए अवेलेबल होगा, और ये जो इसके लिए जो आपने फंड मांगा है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये जो रिसर्च वर्क है वो आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, और जो भी फैसिलिटीज़ ऑफ आईपीआर सेंटर है उसको लेकर के पेटेंट अगर है तो वो भी हम करेंगे, और साथ ही साथ सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर पीआई का सिग्नेचर है, यहाँ पर साथ ही साथ अटेस्टेशन होगा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का। अब ये कह रहे हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस तो वही होती है कि जिस पर्पस के लिए आपने ग्रांट को ली है उसी पर्पस से आप उसको यूज़ करेंगे, टाइमली आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है वो काउंसिल को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और ऑडिटेड स्टेटमेंट जो अकाउंट्स का है वो टाइम से सबमिट करेंगे, और जब ग्रांट रिलीज हो जाएगी वहीं तभी से आप काम करना शुरू कर देंगे, आप उसको वर्क को डिले नहीं करेंगे, और एक सेपरेट आपको अकाउंट मेंटेन करना होगा आपके इंस्टीट्यूट को रिलेटेड टू दिस फंड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या इसमें लिखा है कि जो भी हम स्टाफ को अपॉइंटमेंट के लिए या परचेज के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसी हिसाब से हमको ये करना है। लाइक अगर आपको इंस्ट्रूमेंट को परचेज करना है तो आपके पास 3 कोटेशन होनी चाहिए, आपके पास एक कमिटी होगी, परचेज कमिटी, जो कि रिकमेंड करेगी, उसके बाद ही आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है परचेज का, स्टॉक का, ब्रेकेजेस का, लॉसेस का, और लास्ट में जब कंप्लीट होने के बाद सब कुछ आपको उसकी कॉपी जो है वो देना है किसको, काउंसिल को, और बाकी ओरिजिनल जो है वो इंस्टीट्यूट के पास रहेंगी। अगर आपको कुछ बुक पब्लिश करना है, रिसर्च पेपर करना है पब्लिश,
तो फिर उसमें सभी में आपको, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रांट सीजी कॉस्ट से मिली है, तो उसको आपको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी पेटेंट को फाइल करते हैं तो उसमें भी आईपीआर में सीजी कॉस्ट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, उनको ड्यू डिलिजेंस देना है। ओके, और प्रॉपर हमको उसमें रिमार्क्स लिखने हैं, कंक्लूजन अच्छे तरीके से लिखना है। ये सारे पॉइंट्स इसमें इन्होंने दिए हुए हैं, और लास्ट में इसमें पीआई और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का सिग्नेचर है। अब इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बायोडेटा जो अपना सबमिट करना है वो कैसे होगा। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, एड्रेस। सेम ये प्रोफार्मा पीआई के लिए और को पीआई दोनों के लिए होगा। डेट ऑफ बर्थ, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये यहाँ पर टेबल बना हुआ है। फिर रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च स्पेशलाइजेशन, फिर है ब्रीफ रेज्यूम ऑफ रिसर्च वर्क डन बाय द प्रपोजर, देन लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस रेलेवेंट टू द प्रेजेंट प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारे अपने पेपर्स नहीं डालने हैं, सिर्फ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है उनको ही डालना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फिर है फैसिलिटीज इन इक्विपमेंट एटसेट्रा अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर आप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ आपके ग्रुप में भी जितने अवेलेबल हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, आपके क्या कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब लिखेंगे, और लास्ट में आपको सिग्नेचर करना है, नेम एंड डेजिग्नेशन विद डेट। तो इस तरीके से आपको बायोडेटा जो है वो प्रिपेयर करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एमआरपी जब हमको बनाना है तो हमको क्या क्या करना है। थैंक यू सो मच।